क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फिर से एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है? क्या आईआरजीसी की मिसाइल्स ने एक और कार्गो शिप को निशाना बनाकर वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है? फार्स की खाड़ी का यह सबसे अहम समुद्री रास्ता अब पूरी तरह से तेहरान के कंट्रोल में आ चुका है और अब अमेरिका के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो ईरान की शर्तों पर सरेंडर करे या फिर खाड़ी की अर्थव्यवस्था का मुकम्मल ब्लैकआउट को वो झेल ले। ये है वो सवाल जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हड़कंप मचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर वैश्विक तनाव के सबसे बड़े केंद्र में आ चुका है। ओमान के मुसांदाम परद्वीप के पास खसाब के तटीय रास्ते में एक अनजान प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल स्ट्राइक से एक बड़े कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। जहाज में आग लग गई, इंजन रूम पूरी तरह से तबाह हो गया और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन यह घटना कोई इकलौती घटना नहीं है। महज 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है जिसने ये साबित कर दिया कि ईरान की मर्जी के बिना होर्मुज के पानी से एक बूंद तेल भी गुजरना अब मुमकिन नहीं है। जब पश्चिमी मीडिया इस हमले को महज एक समुद्री सुरक्षा हादसा बता रही है, तब तेहरान से आ रही खबरें एक अलग ही तस्वीर बयान करती हैं। तेहरान का रुख बेहद साफ और आक्रामक है। यह हमला ठीक उसी वक्त हुआ है जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और व्हाइट हाउस ये दावा कर रहा था कि ईरान बातचीत की मेज पर झुक रहा है। लेकिन ईरान ने जमीन और समंदर दोनों जगह ये साबित कर दिया है कि शर्तें ट्रंप तय नहीं करेंगे, बल्कि शर्तें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी तय करेगी। अब आइए इस पूरे वाक्य को गहराई से समझते हैं, इसकी सतह से तह तक जाते हैं। 3 अगस्त की देर रात को यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ को खसाब के उत्तर पूर्व में मौजूद एक कार्गो वेसल से डिस्ट्रेस कॉल मिलता है। जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ था। इससे ठीक एक दिन पहले इसी ओमानी कोस्टल रूट पर 2 बड़े ऑयल टैंकर्स पर चेतावनी भरे धमाके किए गए थे। पश्चिमी जहाज़ों को ये गलतफहमी थी कि ओमान के तटीय रास्ते का इस्तेमाल करके वह ईरान के रडार और आईआरजीसी के कंट्रोल से बच निकलेंगे। लेकिन ईरान ने इस भ्रम को मिनटों में तोड़ दिया। ईरान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत पश्चिमी ताकतों की मनमानी का अड्डा नहीं बन सकता। सालों से पश्चिमी देशों के जहाज ओमान के वाटरवे का फायदा उठाकर ईरान की अथॉरिटी और सर्विलियंस को नजरअंदाज करते आ रही हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरना है तो ईरान के रूल्स और रेगुलेशंस को मानना ही पड़ेगा। इस समय ओमान और ईरान के बीच इस जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट के भावी प्रशासन को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में है। तेहरान का प्रस्ताव बेहद सीधा और मजबूत है। ईरान का कहना है कि होर्मुज में जहाज़ों के आने और जाने के रास्तों के नए बंटवारा किया जाएगा। उत्तरी लेन जो ईरान के तटीय इलाके के करीब है उस पर ईरान की सीधी मैरिटाइम अथॉरिटी होगी और दक्षिणी लेन को ओमान के साथ मिलकर मैनेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान का मानना है कि इस कमर्शियल रूट से गुजरने वाला हर पश्चिमी और कमर्शियल शिप से ट्रांजिट और सर्विस फीस वसूली जाएगी, जिसकी एक हिस्सा तेहरान के खाते में जाएगा। इस ईरानी रणनीति ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी की। ट्रंप का दावा था कि ईरान अमेरिका से शांति समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है और उन्होंने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय और खुद आईआरजीसी ने ट्रंप के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं, न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने मिसाइलों से। तेहरान ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की वॉशिंगटन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान सिर्फ अपने पड़ोसी देश ओमान से बात कर रहा है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, न कि अमेरिका के किसी फरमान को मानने के लिए। जब तक ट्रंप को लगा कि उनकी कूटनीतिक कार्ड काम नहीं कर रही है तो उन्होंने गुस्से में आकर बयान दिया कि जब तक ईरान पूरी तरह सरेंडर नहीं करता या कोई डील नहीं करता तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद आईआरजीसी ने ओमान चैनल में मिसाइल अटैक करके ये दिखा दिया कि रेड लाइन ट्रंप नहीं बल्कि तेहरान खींचता है और इस जंग में अब ड्राइविंग सीट पर ईरान है।
इस पूरी स्थिति को अगर एक अनुभवी रणनीतिकार नजरिए से देखें तो ईरान का ये दाव मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। पूरी दुनिया की लगभग 20 से 25% लिक्विफाइड नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ईरान इस रास्ते को अपनी शर्तों पर कंट्रोल करने में पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तेहरान की मुट्ठी में होगी। पश्चिमी देश इस बात से बौखलाए हुए हैं कि ईरान अब सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं रहा बल्कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कंट्रोलर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका ने हमेशा इस जलमर्ग को मुफ्त और अंतर्राष्ट्रीय बताने का ढोंग रचा है ताकि उसके वॉरशिप्स और कॉरपोरेट टैंकर्स बिना किसी जवाबदाही के मिडिल ईस्ट के दोहान को क्रॉस कर सके। लेकिन ईरान की नई नीति ने अमेरिका के इस दबदबे को खुली चुनौती दे दी है। खसाब के पास हुआ ये ताज़ा हमला वॉशिंगटन के लिए अंतिम चेतावनी की तरह है। संदेश बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका सोचता है कि वो बैन लगाकर, धमकियां देकर या एयर स्ट्राइक के खोखले वादे करके ईरान को झुका लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की लहरें अब अमेरिका के पक्ष में नहीं बह रही। क्या पेंटागन इस बात को स्वीकार करेगा कि फार्स की खड़ी में IRGC का ही मीका चलता है, या फिर ट्रंप की जिद दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध की तरफ धकेल देगी जहां तेल की हर एक बूंद की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाएगी? आने वाले दिन ये तय करेंगे कि अमेरिका अपनी हार स्वीकार करके सम्मानजनक रास्ता चुनता है या फिर होर्मुज के पानी में अमेरिका का बचा कुचा दबदबा भी हमेशा के लिए डूब जाएगा। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, सबसे महंगी और आधुनिक मिसाइल्स बनाने वाला देश ईरान के सामने आकर लाचार हो चुका है? क्या ईरान के साथ 5 महीने से चल रही इस भयानक और लंबी जंग ने अमेरिका के सबसे कातिलाना वेपन आर्सेनल्स की कमर तोड़ दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉशिंगटन ने तेहरान को कमजोर समझने की वो सबसे बड़ी भूल कर दी जिसने अब पेंटागन को अपनी ही खाली होती तिजोरियों और सूखे पड़ते मिसाइल गोदामों को देखने पर मजबूर कर दिया है? दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सनसनीखेज खबर की जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन के कॉरिडोर्स तक भूकंप ला दिया है। ईरान से लड़ते लड़ते खत्म हो गई हैं क्या अमेरिका की सारी मिसाइल्स? पेंटागन के पास अब उतनी ताकत नहीं बची है। अब जंग में सब कुछ भारी पड़ने वाला है। जी हां दर्शकों, राउटर्स और दुनिया के बने नए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने अमेरिका के सुपर पावर होने के गर्व पर एक गहरा दाग लगा दिया है। 5 महीने से चल रही इस तबाहकुन जंग ने अमेरिका के प्रिसिजन मिसाइल स्टॉकपाइल्स को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है। तेहरान के साथ उलझना वॉशिंगटन को कितना महंगा पड़ रहा है, आज एक एक आंकड़े के साथ डिटेल में समझेंगे। तथ्य बिल्कुल साफ है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राउटर्स ने यूएस इंटरनल मिलिट्री डेटा से जुड़े 3 बड़े सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएस आर्मी ने ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष में अपनी लॉन्ग रेंज प्रेसिजन मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से झोंक दिया है। हम यहाँ किसी आम गोला बारूद की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स एंड प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स की। रिपोर्ट कहता है कि अमेरिका ने अपने पास मौजूद वर्चुअली ऑल यानी लगभग सारी ATACMS और PRSM मिसाइल्स ईरान के खिलाफ खर्च कर दी हैं। इमेजिन कीजिए, जिस वेपन सिस्टम को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, जिसके बल पर वो पूरी दुनिया को डराता था, ईरान का मजबूत डिफेंस और ऑफेंसिव स्थानों पर हमला करते करते उनके वो सारे स्टॉक अब लगभग 0 होने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो बस शुरुआत है। कहानियां खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अब आप गौर से सुनिएगा इन आंकड़ों को। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, समुंदर से दागी जाने वाली अमेरिका की सबसे भरोसेमंद टॉमाहॉक मिसाइल्स का लगभग 50% ग्लोबल स्टॉकपाइल इस जंग में भस्म हो चुका है। इसके अलावा पेट्रियट इंटरसेप्टर्स, एयर डिफेंस के लिए मशहूर पेट्रियट इंटरसेप्टर्स के स्टॉक में लगभग 65% की भारी गिरावट आई है। अब बात करते हैं थर्ड सिस्टम की,
अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थार्ड, उसके इंटरसेप्टर इन्वेंट्रीज भी जंग शुरू होने के मुकाबले कम से कम 38% तक घट चुकी है। यानी इस जंग शुरू होने से पहले और अब में अमेरिका की आधी ताकत कम हो गई है। ईरान ने अमेरिका को एक ऐसी वॉर ऑफ अट्रिशन यानी खिंचने वाली जंग में उलझा दिया है जहां अमेरिका को हर एक ईरानियन ड्रोन या सस्ती मिसाइल को रोकने के लिए $4 मिलियन से भी महंगे पेट्रियट इंटरसेप्टर्स दागने पड़ रहे हैं। यानी दर्शकों, ईरान का जो ड्रोन है वो तो सस्ता है, कुछ लाखों रुपए का है, लेकिन वहीं उसको मिटाने के लिए, उसको रोकने के लिए $4 मिलियन की एक मिसाइल खर्च हो जाती है। ईरान ने अपनी मजबूत स्ट्रैटेजी से पेंटागन के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स को आग में झोंक दिया है और अब इसका प्रेशर यूएस की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, यूएस के खजाने पर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि जब यूएस सेंट्रल कमांड के पास मिडिल ईस्ट में रखा लैंड बेस्ड मिसाइल स्टॉक खत्म होने लगा है तो उन्होंने क्या किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेंटकॉम ने अपनी बाजी बचाने के लिए दुनिया भर में फैली यूएस मिलिट्री बेसिस से मिसाइल्स को स्नैच करना शुरू कर दिया है। इंडो पैसिफिक कमांड हो या फिर यूरोपियन कमांड, हर जगह से वेपन्स को खींचकर ईरान के सामने लाया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका सीधा मतलब है कि ईरान ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया है कि वॉशिंगटन को अपनी बाकी दुनिया की जियोपॉलिटिकल रेडीनेस को दांव पर लगाना पड़ा है। अगर आज चाइना पैसिफिक में कोई बड़ा स्टेप उठा ले या रशिया यूरोप में फ्रंट लाइन बढ़ा दे तो अमेरिका के पास उनका सामना करने के लिए प्रेसिजन वेपन्स बचे ही नहीं है। ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक इंडस्ट्रियल जायंट है, वो नए वेपन्स बना लेगा, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। एडवांस्ड मिसाइल्स जैसे टॉमहॉक, ATACMS, PRSM, पेट्रियट और थार्ड कोई कार या स्मार्टफोन नहीं है जो फैक्ट्री में रातों रात तैयार हो जाएगा। इनमें बेहद कॉम्प्लेक्स माइक्रोचिप्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम्स और स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोपेलेंट्स लगते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि जिस तेजी से अमेरिका ने इन मिसाइल्स को ईरान पर गंवाया है, उस हिसाब से इन स्टॉक पाइल्स को दोबारा पहला जैसा करना आसान नहीं होगा। इसमें सालों का वक्त लगेगा। डिफेंस सप्लाई चेन पहले से ही हजारों मोड़ों में फंसी हुई है। ईरान के खिलाफ हर दिन चलती ये जंग अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की फूलती हुई सनसनों को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टैंड है, आइए आपको वो भी बताता हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आम दावों की तरह जोरदार तरीके से कहा कि अमेरिका के पास किसी भी देश से ज्यादा म्यूनिशंस हैं और उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स दिन रात प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। पेंटागन ने भी हमेशा की तरह स्टेटमेंट दिया कि यूएस मिलिट्री फुल्ली प्रिपेयर्ड है और हमारे पास हर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरी कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले जर्नलिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है। आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, रातों रात इतनी हजार मिसाइलें तैयार नहीं हुआ करती हैं। अगर सब कुछ इतना ही सही होता तो वॉशिंगटन में बंद कमरों के अंदर ये टेंशन नहीं चल रही होती कि ईरान वॉर को और कितना खींचा जा सकता है बिना बाकी दुनिया में यूएस पावर को कोलैप्स की। ट्रंप के रेट्रिक्स के पीछे पेंटागन की खाली होती तिजोरियां छुप नहीं सकती। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो से एक बात सामने आ जाती है, साफ हो जाती है। ईरान ने साबित कर दिया है कि सिर्फ आधुनिक और महंगे हथियार होने से जंग नहीं जीती जाती। ईरान की स्ट्रैटेजिक पेशेंस, उनका वास्ट अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम और उनकी एट्रिशनल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी ने दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, जो कभी आमने सामने की जंग में दुश्मनों को कुछ ही हफ्तों में खत्म करने का दावा करता था, आज 5 महीने बाद भी अपनी ही प्रिसिजन मिसाइल्स की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान के इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है? क्या ये संघर्ष वॉशिंगटन के एक सुपर पावर के रूप में अंत की शुरुआत है? क्या तल अवीव और नेतन्याहू के पास अब हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा है? मिडिल ईस्ट में जियोनिस्ट के द्वारा छेड़ी गई ये भयानक जंग अब उन्हीं के गले की हड्डी तो नहीं बन गई है। और बड़ा सवाल ये है, जब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल
शेख नईम कसीम ने अरबियान के मौके पर साफ शब्दों में कह दिया कि इजराइल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिना किसी शर्त के पूरी तरह से लेबनान छोड़ के भाग जाओ। तो क्या अब सदर्न लेबनान के बॉर्डर पर जियोनिस्ट फौज के खिलाफ एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, खासकर नेतन्याहू ने। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सबसे बड़े और भड़की हुई खबर की जिसने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सारे वॉर रूम्स में सन्नाटा खींच दिया है। हिजबुल्लाह के फियारी अल्टीमेटम, इजराइल को बिना शर्त लेबनान छोड़ना ही होगा, वरना बॉर्डर पर मचने वाली है वो तबाही जो जियोनिस्ट फौज ने इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। जी हां दर्शकों, हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कसीम ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के होते हुए कोई भी दुश्मन लेबनान की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं जमा सकता। अमेरिका के द्वारा बनाए गए झूठे डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क्स और इजराइल की दादागिरी को हिजबुल्लाह ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। आज एक एक सच्चाई और हिजबुल्लाह की इस दहाड़ के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। दोस्तों, अरबियान के मुकद्दस मौके पर शेख नईम कसीम ने एक ऐसा टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया है जिसने दुश्मन के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है। शेख कसीम ने बिना किसी लाग लपेट के साफ लफ्जों में कहा कि इजराइल के पास सिर्फ एक ही चारा बचा है और वो है लेबनान की जमीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। उन्होंने कहा कि इजराइल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितने भी गांव को तबाह कर ले, लेकिन इस्लामिक रेजिस्टेंस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक एक एक जियोनिस्ट सैनिक लेबनान की मुकद्दस जमीन से बाहर नहीं चला जाता। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल और अमेरिका ये समझ रहे थे कि वो दबाव बनाकर लेबनान से कंसेशंस यानी रियायतें ले लेंगे, लेकिन शेख कसीम ने साफ कर दिया कि रेजिस्टेंस किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाली है, इजराइल को उखाड़ के ही मानेंगे। अब समझिए कि असली विवाद क्या है और अमेरिका किस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। जून के आखिर में अमेरिका ने एक सो कॉल्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया था। इस एग्रीमेंट का मकसद था, उनका कहना था कि पहले हिजबुल्लाह अपने हथियार डाले, अपनी रेजिस्टेंस को खत्म करे और अपनी जगह लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस को सिक्योरिटी सौंप दे। उसके बाद इजराइल धीरे धीरे अपनी फौज को पीछे हटाएगा। मजाक देखिए, दुश्मन आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और अमेरिका कहता है कि पहले आप अपने हथियार दुश्मन के आगे डाल दो, तब दुश्मन दया करके पीछे हटेगा। हिजबुल्लाह ने इस यूएस बैक्ड फ्रेमवर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। शेख नईम कसीम ने साफ कहा कि रेजिस्टेंस का हथियार डालना या डिसआर्ममेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वो कौम नहीं है जो अपने हथियार डाल देंगे। विड्रॉल अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी शर्त के इजराइल को वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस ही लेबनान की असली ढाल है और जब तक दुश्मन की फौज जमीन पर मौजूद है तब तक हर एक कदम पर उस पर हमले होंगे। रियायत यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस पिछले कई महीनों से सदर्न लेबनान के बॉर्डर एरियाज में फंसी हुई हैं। उन्होंने सोचा था कि वो आसानी से अंदर घुसकर कब्जा करके रह लेंगे और इसे एक सिक्योरिटी जोन बना देंगे। इजरायली नेता बार बार कह रहे हैं कि उनका वहां रहना सिक्योरिटी मेजर्स के लिए जरूरी है, लेकिन असलियत ये नहीं है। सदर्न लेबनान के पहाड़ों और घाटियों में इस्लामिक रेजिस्टेंस के मुजाहिदीनों ने आईडीएफ की नाक में दम कर रखा है। इजराइल रोजाना एयर स्ट्राइक्स और तबाही मचाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर उसकी फौज आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। शेख कसीम ने अपनी भाषण में कहा कि इजराइल ने 15 महीने तक हर तरह की कोशिश की कि हिजबुल्लाह की ताकत को कमजोर करें, लेकिन हर बार उससे तैयारी, अवाम का समर्थन और फाइटर्स की शाजात से मुंह की खानी पड़ी है। जी हां दर्शकों, शेख नईम कसीम ने लेबनान के पॉलिटिकल लीडरशिप को भी आगाह किया है। उन्होंने प्रेसिडेंट और सरकार से कहा है कि वो दुश्मन के सामने मुफ्त में कोई समझौता ना करें। डायरेक्ट नेगोशिएशंस या यूएस के दबाव में आकर दुश्मन के सामने झुकना सिर्फ जिल्लत और रसवाई लाएगा। उन्होंने कहा कि लेबनान की सलामती रेजिस्टेंस और राष्ट्रीय एकता में है। साथ ही शेख कसीम ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने अपनी हिकामत में ये साबित कर दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक और रेजिस्टेंस एक्सिस ने इस जंग में कामयाबी हासिल की है।
उन्होंने बताया कि ईरान ने यूएस के साथ बातचीत में सबसे पहले लेबनान में अग्रेशन को रोकना और इजरायली विड्रॉल को पहली शर्त बनाया था। ईरान की स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री और जमीन पर हिजबुल्लाह का आतंक, इन दोनों ने मिलकर इजरायल और अमेरिका के सारा प्लान चौपट कर दिए। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि अगर इजरायल ने शेख नईम कसीम की इस अल्टीमेटम को सीरियसली नहीं लिया तो क्या होगा? हिजबुल्लाह के पास प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क्स हैं और एंटी टैंक सिस्टम्स का वो जखीरा है जिससे पहले भी इजरायल के मिरकावा टैंक्स को खिलौने की तरह उड़ा दिया था। अगर इजरायल ने तुरंत और बिना किसी शर्त के विड्रॉल नहीं किया तो सदर्न लेबनान एक ऐसी मौत की घाटी बन जाएगी जहां से ज़ियोनिस्ट फौज का एक भी सिपाही सही सलामत वापस नहीं लौट पाएगा, ऐसा हिजबुल्लाह का दावा है। हिजबुल्लाह ने साफ संदेश दे दिया है, या तो खुद अपनी मर्जी से पीछे हट जाओ या फिर हम वो तबाही मचाएंगे जिसके बाद तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ज़ियोनिस्ट रजीम के पास अब वक्त खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, कहानी बिल्कुल साफ है। वेस्टर्न मीडिया चाहे कितनी भी यूएस मीडिएटेड फ्रेमवर्क्स और डिप्लोमेटिक प्रपोजल्स का ढिंडोरा पीट ले, जमीन पर सच्चाई यह है कि हिजबुल्लाह ने जंग का रास्ता और अपनी शर्तें खुद तय की है। इजरायल बिना शर्त पीछे हटेगा या फिर जमीन पर ऐसी मार खाएगा कि तेल अवीव तक उसकी गूंज सुनाई देगी। शेख नईम कसीम का यह फियारी अल्टीमेटम साफ दर्शाता है कि रेजिस्टेंस एक्सिस अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरे दबाव के साथ ऑफेंसिव पोजीशन में है। ईरान, हिजबुल्लाह और उनके साथियों ने दुश्मन के हर एक चाल को नाकाम कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इजरायल हिजबुल्लाह के इस अल्टीमेटम के आगे झुककर लेबनान छोड़ने पर मजबूर होगा या फिर बॉर्डर पर एक ऐसी भयानक जंग शुरू होने वाली है जो ज़ियानिस्ट वजूद को हिला कर रख देगी? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.